हेलो स्ट्रेंजर्स, स्वागत है फ्यूचर इम्पैक्ट लर्निंग में। मेरा नाम मनीष ठाकुर है और आज हम क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, राष्ट्रमान की चुनौतियां। और ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमने क्वेश्चंस जो डिस्कस किए थे वो थे हमारे कि भारत के विभाजन में क्या समस्याएँ आई थी और भारत के विभाजन के क्या परिणाम हुए। और आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक हमारे ये हैं कि देसी रियासतें क्या है, देसी रजवाड़े क्या हैं, या इस देसी रियासतों से आप क्या समझते हैं। और जब अंग्रेज़ लोग भारत से जा रहे थे तो जाते जाते भी इन्होंने एक चाल चल दी। तो अंग्रेज़ों ने देसी रियासतों के प्रति क्या नीति अपनाई, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा। और जब अंग्रेज़ों ने ये नीति अपनाई रजवाड़ों के प्रति, तो ऐसे में भारत सरकार की क्या भूमिका रही, भारत ने क्या किया, भारत सरकार ने क्या किया। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन, जिसे हिंदी में विले पत्र भी कहते हैं, सहमति पत्र, विले पत्र। तो ये क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। और 4 विरोधी रियासतें, तो भारत में वो 4 रियासतें कौन सी है जिसने भारतीय संघ में शामिल होने का विरोध किया था। तो ये आज का हमारा टॉपिक है और बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो यही है कि देसी रियासतों या रजवाड़ों से क्या अभिप्राय है। तो क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, रियासत या रजवाड़े। और सेकंड क्वेश्चन, अंग्रेज़ों ने इन देसी रियासतों के प्रति क्या नीति अपनाई थी। और जो तीसरा क्वेश्चन था हमारा कि अंग्रेज़ों के द्वारा अपनाई गई नीतियों के बाद भारत सरकार ने क्या भूमिका निभाई। ऐसी स्थिति में जो अंग्रेज़ों ने क्रिएट कर दी, उसके बाद सरकार ने क्या भूमिका निभाई, क्या नीति अपनाई। तो फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं कि देसी रियासतें से आप क्या समझते हैं, देसी रियासतें क्या हैं। तो भारत का जो भूभाग है वो 2 भाग में बटा हुआ था। एक थे वो भाग जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आते थे और एक अंग वो था जो देसी रजवाड़ों के हिस्से में था। इस मैप में आप देख पा रहे होंगे कि जो ब्लू में है ये देसी रजवाड़ों का एरिया है, और जो येलो पार्ट में है वह ब्रिटिश इंडिया का पार्ट है। जो सीधा अंग्रेज़ों के नियंत्रण में आता था ये येलो पार्ट में है, और जो इनडायरेक्टली अंग्रेज़ों के कंट्रोल में आता था वो ये ब्लू में है, प्रिंसली स्टेट्स, देसी रजवाड़े या देसी रियासतें। तो डेफिनेशन ये है कि देसी रियासतों से अभिप्राय उन रियासतों से था जो ब्रिटिश भारत का अंग नहीं थे, परंतु उन्होंने अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार की हुई थी। तो जैसे कि मैप में अभी देखा कि 2 पार्ट्स में डिवाइड है इंडिया। एक पार्ट वो जो डायरेक्ट अंग्रेज़ों के नियंत्रण में आता था और दूसरा जो इनडायरेक्ट नियंत्रण में आता था। तो जो इनडायरेक्टली कंट्रोल में था अंग्रेज़ों के वो था देसी रियासतों का एरिया, प्रिंसली स्टेट्स। और इनकी भारत में जो संख्या थी वो 565 थी। ये एक मार्क्स में पूछ लेते हैं कि भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी, 565, 1 मार्क्स। क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट कह रहा है कि अंग्रेज़ों ने इन देसी रियासतों के प्रति क्या नीति अपनाई थी। तो देखो, तो 3 ऑप्शन इन्होंने रखे थे देसी रियासतों के सामने, रजवाड़ों के सामने। पहला ऑप्शन ये रखा था कि या तो आप भारत में शामिल होना चाहते हैं तो भारतीय संघ के हिस्सा बन जाओ। दूसरा ऑप्शन रखा कि अगर आप पाकिस्तान में जाना चाहते हो तो पाकिस्तान में चले जाओ। और तीसरा ऑप्शन दिया था कि अगर आप दोनों देशों में किसी में भी नहीं जाना चाहते तो आप अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते हैं, मतलब अपना एक खुद का देश बना सकते हैं सेपरेटली। लेकिन अंग्रेज़ों की नीति भारत सरकार के लिए खतरा बन गई, क्योंकि जो ऑप्शन दिया कि पाकिस्तान में शामिल हो जाओ या स्वतंत्र अस्तित्व बना लो, इससे अखंड भारत का निर्माण नहीं हो पाता, भारत के टुकड़े हो जाते हैं। आज जो नक्शा इंडिया का है वो इंडिया आज आपको नहीं दिखता। स्वतंत्रता के समय अंग्रेज़ों ने घोषणा की थी कि रजवाड़े अपनी इच्छा से चाहें तो भारत में शामिल हो जाएं, या फिर पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं तो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। और जो तीसरा ऑप्शन दिया वो था स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं तो स्वतंत्र हो जाएं। और ऐसा कुछ रियासतों ने कर भी लिया। 4 रियासतें ऐसी थी जिसने भारतीय संघ में शामिल होने का विरोध किया। वो कौन सी हैं वो भी थोड़ी देर में देखेंगे। अब जैसे मैंने बताया कि भारत की अखंडता का तो खतरा पैदा हो गया, कि जिस भारत का सपना देखा था अखंड भारत का, वो अंग्रेज़ों की नीतियों की वजह से पूरा नहीं हो पाता, भारत के टुकड़े हो जाते। तो स्वतंत्रता का, उस आज़ादी का क्या फ़ायदा, बिखरा हुआ भारत पकड़ाते। तो ऐसे में भारत ने लचीली नीति अपनाई। अंग्रेज़ों की घोषणा के पश्चात भारत की अखंडता खतरे में आ गई थी। ऐसी स्थिति में सरकार ने लचीली नीति अपनाई। लचीली नीति कैसे, मतलब कि
जो रजवाड़े रियासतें भारतीय संघ में शामिल होने से थोड़ा सा कतरा रही थी, थोड़ा सा विरोध कर रही थी, तो भारत सरकार ने उनको थोड़ा सा लालच दे दिया, थोड़ी सी स्वायत्ता दे दी, थोड़े से अधिक अधिकार दे दिए बाकी के राज्यों के मुकाबले। तो वो मान गए और उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया और भारतीय संघ के हिस्सा बन गए। जो नहीं मान रहे थे उनके लिए क्या किया, उन परिस्थितियों में जो कुछ रियासतें भारतीय संघ में शामिल होने का विरोध कर रही थी, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये हमारे देश के पहले गृह मंत्री थे और इन्होंने अखंड भारत के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो पटेल ने इस स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए अधिकांश रियासतों को भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए सहमत कर लिया। ऐसा उन्होंने सहमति पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करवा के किया। तो जो भारतीय संघ का हिस्सा बनना चाहते थे उनसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी सहमति पत्र या विलय पत्र भी कह सकते हैं, उस पर हस्ताक्षर करवाए गए और वो भारतीय संघ का हिस्सा बन गए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कई मीटिंग्स की, बातचीत की, कई सारी रियासतों को मनाया और उनको थोड़ी सी लालच भी दिया, स्वायत्ता दी गई कि भाई सरकार आपको ये फ़ायदा देगी, ये बेनिफिट देगी अगर आप भारतीय संघ का हिस्सा बनते हैं तो ऐसा कुछ है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कि देशी रियासतें क्या हैं, वह हिस्सा हैं जो ब्रिटिश भारत का अंग नहीं थे और उन्होंने अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार की हुई थी, इनडायरेक्टली अंग्रेज़ों के शासन में आते थे मतलब। और इन रियासतों के प्रति अंग्रेज़ों ने क्या नीति अपनाई और भारत सरकार की क्या भूमिका रही। क्योंकि हमारे इस चैप्टर में जो वल्लभ भाई पटेल का भी एक अलग से टॉपिक है कि उनका जो पूरा लाइफस्टाइल था, लाइफस्टाइल नहीं मतलब कि जो उनका पूरा जीवन था, भारत के प्रति समर्पण जो उन्होंने किया, उनकी राजनीति में क्या भूमिका रही, भारत में क्या उनकी भूमिका रही, उसके पूरा इंट्रोडक्शन है उनका सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो उसको हम देखेंगे बाद में। इस मैप को आप देख लेना जैसे समझ पा रहे होंगे, येलो में और ब्लू में ब्रिटिश इंडिया का पार्ट है येलो में, और जो प्रिंसली स्टेट्स है यानी देशी रियासतों का एरिया था वो है ब्लू में। अभी थोड़ी देर पहले देखा कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करवा के भारतीय संघ में रियासतों का विलय कर लिया गया। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है क्या, ये एक सहमति पत्र था या विलय पत्र कह सकते हैं, जिस पर रजवाड़ों के शासकों को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए हस्ताक्षर करवाए गए थे। तो सिंपल सा पत्र था, साइन जो कर दिया करता था वो सीधा भारतीय संघ का हिस्सा बन जाता था। वह 4 रियासतें कौन सी थी जिन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने का विरोध किया था। तो अंग्रेज़ों की जो नीति थी कि आप अपने आप को भी स्वतंत्र घोषित कर सकते हैं, भारत में शामिल हो जाए, पाकिस्तान में शामिल हो जाए, तो ऐसे में 4 रियासतें थी जिन्होंने भारतीय संघ से अलग अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था, विरोध किया भारतीय संघ में शामिल होने का। तो उसमें सबसे पहले आता है जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर। आप इसको मैप में देखो तो जूनागढ़ जो है वो गुजरात में, ये रहा। उसके बाद हैदराबाद जो रियासत है काफ़ी बड़ी थी। उसके बाद मणिपुर का एरिया यहाँ पर है और कश्मीर। ये 4 रियासतें थी जिन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने का विरोध किया। और इनको भारतीय संघ का हिस्सा कैसे बनाया गया, इसके ऊपर स्टोरी हर रियासत के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो जैसे जूनागढ़ के बारे में है कि जूनागढ़ जो है 9 नवंबर को भारतीय संघ का हिस्सा बना। 9 नवंबर 1947 के दिन जूनागढ़ भारत में शामिल हो गया था। तो जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया गया और अधिकतर जनता ये चाहती थी कि वो भारतीय संघ का हिस्सा बनना चाहती है, क्योंकि उस समय जूनागढ़ में जो अधिकतर जनसंख्या थी वो हिंदुओं की थी, जिसमें जूनागढ़ की जनता ने भारतीय संघ में विलय का फैसला किया और जनमत का जो है संग्रह करवाया गया। तो उनकी बात को माना गया, फिर जूनागढ़ को भारतीय संघ का हिस्सा बना लिया गया 9 नवंबर 1947 को। उसके बाद हमारा मणिपुर। तो मणिपुर का थोड़ा सा टॉपिक अच्छा भी है, इस पे क्वेश्चन भी पूछते हैं। क्यों पूछते हैं ये देखो कि स्वतंत्रता से पहले मणिपुर के जो महाराजा हैं बोध चंद्र सिंह ने भारत के साथ भारतीय संघ में अपनी विरासत के शामिल होने पर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बदले राजा को यह आश्वासन दिया गया था कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बनी रहेगी। कहने का मतलब है कि जो महाराजा बोध चंद्र सिंह है उन्होंने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में शामिल होने के लिए
वो राजी हो गए, उन्होंने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन क्या शर्त थी कि उनकी आंतरिक स्वायत्ता बनी रहेगी, जो उनका राजपाट है वो उनका बना रहेगा मणिपुर के अंदर। लेकिन मणिपुर के जो लोग हैं वो चाहते थे लोकतंत्र। तो जनता के दबाव में आकर के महाराजा ने जून 1948 में चुनाव करवाए और मणिपुर रियासत में संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मणिपुर जो है वो भारत का पहला भाग है जहाँ पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया गया और उस सिद्धांत के आधार पर चुनाव हुए। ठीक है, तो एक मार्क्स से पूछ लेते हैं वह राज्य कौन सा है जहाँ पे सर्वप्रथम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का पालन किया गया या इस सिद्धांत के आधार पर चुनाव करवाए गए, तो वह हमारा मणिपुर। इस वजह से मणिपुर का टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में 2 मार्क्स के लिए। उसके बाद जो तीसरी रियासत है वह हमारी कश्मीर। और कश्मीर का मैटर तो सब जानते ही हैं कि 370 अनुच्छेद के संबंध में। तो कश्मीर के राजा थे राजा हरी सिंह। वो भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान भी इस बात पे पूरा जोर दे रहा था कि कश्मीर को पाकिस्तान में मिला लिया जाए। लेकिन जब पाकिस्तान ने आक्रमण की धमकी दी कश्मीर के राजा हरी सिंह को, तो राजा घबरा करके उसने भारत सरकार से मदद मांगी। तब ऐसे में भारत सरकार ने एक नीति अपनाई। उन्होंने कहा कि अगर आप सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं तो हम आपकी मदद करेंगे और बदले में आपको स्वायत्ता दी जाएगी। तो राजा मान गए और उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। कश्मीर के राजा हरी सिंह ने पाकिस्तानी सेना के आक्रमण के डर से भारत सरकार से मदद मांगी, परंतु भारत सरकार ने एक शर्त रख दी कि आपको विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ उसका कि 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर का भारतीय संघ में विलय के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करवा लिए गए, जिसके पश्चात कश्मीर का भारतीय संघ में विलय हो गया। तो मौके का फ़ायदा उठाया भारत सरकार ने और भारतीय संघ में विलय कर लिया कश्मीर का। तो जो चौथी रियासत है हमारी हैदराबाद, काफ़ी बड़ी रियासत थी और उसका विलय भारतीय संघ में कैसे हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाजन के पश्चात हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में विलय कैसे हुआ। तो हैदराबाद का जो शासक था उसको कहा जाता था निजाम। 1 मार्क्स से भी पूछ लेते हैं किस रियासत के शासक को निजाम कहा जाता है, तो हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि जो ये निजाम था ये अपना शासन बनाए रखना चाहता था, ये भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहता था, राजतंत्र बनाए रखना चाहता था, लोकतंत्र को नहीं आने देना चाहता था। लेकिन वहाँ की जनता तो लोकतंत्र चाहती थी, भारतीय संघ का हिस्सा बनना चाहती थी। निजाम ने भारत सरकार के साथ नवंबर 1947 में 1 साल के लिए यथास्थिति बनाए रखने का समझौता किया। यथास्थिति का मतलब शांति का माहौल बनाए रखने की जो है समझौता हुआ ये। इसी दौरान क्या हुआ गया कि जो लोकतंत्र समर्थक लोग थे, जो चाहते थे कि भाई हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय हो जाए, लोकतंत्र आए, तो लोकतंत्र समर्थक लोगों ने निजाम के विरुद्ध आंदोलन चला दिया। और निजाम ने क्या किया, इस आंदोलन को कुचलने के लिए अपनी सेना को आदेश दे दिया। उस निजाम की सेना को क्या कहा जाता है, रजाकार। रजाकार कौन होते हैं, निजाम के अर्धसैनिक बल। तो उनको इन आंदोलन के विरुद्ध कार्रवाई का आदेश दे दिया कि भाई आंदोलन को दबाया जाए और शांति स्थापित की जाए। तो निजाम की इस कार्रवाई के जवाब में भारत सरकार ने सितंबर 1948 को सैनिक कार्रवाई की और जिसके पश्चात जो है निजाम को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया गया और इस प्रकार हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में विलय हो गया। तो कश्मीर के लिए सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी, हैदराबाद के लिए सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी, जूनागढ़ में और मणिपुर के लिए कोई ऐसी समस्या नहीं आई। तो ये जो 4 रियासतें थी जिन्होंने भारतीय संघ में विरोध किया था शामिल होने के लिए, तो वल्लभ भाई पटेल का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा और भारतीय संघ में इनका विलय हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत के विभाजन के साथ साथ किन 2 प्रांतों का विभाजन हुआ। तो नेक्स्ट पिछली वीडियो में भी हमने आप मैप में दिखाया था कि 2 इलाके थे, पश्चिम में और एक पूर्व में, जिनका पाकिस्तान में उनको शामिल किया गया था। तो ये वही 2 एरिए हैं, बंगाल और पंजाब, जिनका विभाजन हुआ था। और पंजाब को काट करके पश्चिम पाकिस्तान और बंगाल को काट करके पूरी पाकिस्तान बनाया गया था। तो ये हमारे आज के 2 टॉपिक थे, नहीं 2 तो नहीं, ज़्यादा ही हैं। पहला देसी रियासतें
अंग्रेज़ों की क्या नीति रही रियासतों के प्रति, भारत सरकार की क्या भूमिका रही, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से आप क्या समझते हैं, वह 4 रियासत जिन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने का विरोध किया और कैसे कैसे इनका भारतीय संघ में विलय हुआ, ये सब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।